मध्य प्रदेश के घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रतनपुर। दिन में ये गांव हंसी, मेहनत और खुशियों से भरा रहता था, लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके सामने हर शाम सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी। वहां खड़ा रहता था राजू का मशहूर खस्ता पानी पूरी का ठेला। ताजी खस्ता पूरी, उबले आलू, खुशबूदार मसाला, तीखा पुदीना पानी और मीठी इमली की चटनी, इन सब की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। लोग कहते थे, रतनपुर आए और राजू की पानी पूरी न खाई तो समझो गांव देखा ही नहीं। लेकिन दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला राजू अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहा था। सुबह 4 बजे उठना, पूरी बेलना, तेल गर्म करना, आलू उबालना, मसाला तैयार करना और फिर पूरे दिन मुस्कुराते हुए ग्राहकों को खिलाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन शाम को जब वो घर लौटता, तब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती। सुनिए, अगले रविवार शहर चलेंगे ना? नया ब्यूटी पार्लर खुला है, सब लोग वहीं जा रहे हैं। रीता, इस महीने कमाई बहुत कम हुई है, 2-4 दिन रुक जाते हैं। हर बार यही बात, क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है? मुझे भी अच्छा दिखने का हक है। इतना कहकर रीता गुस्से में अंदर चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। राजू कुछ देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसने अपनी हथेली में पड़े मुड़े हुए नोटों को देखा, फिर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत भी उन काले बादलों की तरह धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही हो। अगली शाम हमेशा की तरह राजू का ठेला गांव की चौपाल बन चुका था। यहीं हर छोटी बड़ी बात होती थी। राजू बेटा, आज मीठा पानी थोड़ा ज्यादा डालना। और सुनो, कल रात फिर काली बावड़ी से रोने की आवाज आई थी। मोहन, मैंने भी सुना माई, ऐसा लगा जैसे कोई औरत मदद के लिए रो रही हो। पायल, मोहन काका, डर इंसान के मन में होता है, वहाँ हवा चलती होगी, कोई भूत नहीं होता। तब अगर सिर्फ आवाज होती तो मैं भी यही कहता। लेकिन पिछले महीने 5 जानवर गायब हो चुके हैं, बिना किसी निशान के। यह सुनकर पूरे ठेले पर अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ खस्ता पूरी टूटने की कर की आवाज सुनाई दे रही थी। राजू बिना कुछ बोले पानी पूरी बनाता रहा। लेकिन आज पहली बार उसे भी महसूस हुआ कि शायद रतनपुर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। पूरे रतनपुर में किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। बच्चे अपनी माओं से लिपट कर सो रहे थे, बुजुर्ग भगवान का नाम जप रहे थे। हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन गांव से थोड़ा दूर अपने खेत में किसान मोहन अभी भी पानी की मोटर बंद कर रहा था। उसे देर हो चुकी थी। आसमान में बादल घिर चुके थे, चारों तरफ घना अंधेरा था। उसके हाथ में केवल एक लालटेन थी। मोहन के सामने 2 रास्ते थे, एक मुख्य सड़क जो लंबी थी, दूसरा काली बावड़ी के पास से निकलने वाला छोटा रास्ता। मोहन ने गहरी सांस ली। मोहन, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, शॉर्टकट वाले रास्ते से तो काली बावड़ी आती है, बस भगवान का नाम लेकर निकल जाता हूँ, जिसे जल्दी घर पहुँच। काली बावड़ी वाले रास्ते पर कदम रखा। ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। लालटेन की लौ कांपने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मोहन तेज तेज चलने लगा। अचानक चल चल सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। मोहन तुरंत रुक गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। उसने फिर कदम बढ़ाया, फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके पीछे। उसके माथे पर पसीना आ गया। मोहन, कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ। सिर्फ ठंडी हवा और दूर से आती पायल की छन छन। मोहन ने कांपते हुए काली बावड़ी की ओर देखा। बरगद के विशाल पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई सफेद आकृति खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर शरीर। मोहन की सांस जैसे रुक गई। अचानक वो सफेद आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। चल नहीं रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। उसी समय पूरे जंगल में एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। मोहन के हाथ से लालटेन छूटकर जमीन वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है, पर गिर गई। आग बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। मोहन पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मोहन, हे भगवान, बचा लो, बचाओ बचाओ, भूत भूत।
मोहन ने भूत देखा है। लोग अपने अपने अंदाज में कहानी बना रहे थे। किसी ने कहा भूत था, किसी ने कहा चुड़ैल थी, तो किसी ने कहा काली बावड़ी का श्राप लौट आया है। शाम हुई, लेकिन आज राजू के ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी। सिर्फ राजू, मोहन, प्रताप, पायल और मुक्ता माई बैठे थे। बाकी लोग जल्दी जल्दी सामान लेकर घर लौट रहे थे। प्रताप, मैं कहता हूँ मोहन ठीक कह रहा है। अगर मोहन, जो देखा वही बताओ, कुछ भी छुपाना मत। सरपंच जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो इंसान नहीं था, हवा में तैर रहा था। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। शायद आप डर की वजह से कभी कभी इंसान को भ्रम भी हो सकता है। नहीं बेटी, मैंने भी कई साल पहले वही आवाज सुनी थी। उस बावड़ी में कुछ तो है। आज आधे से ज्यादा पानी पूरी बच गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था। उसने धीरे से बर्तन बंद किए। उसका मन बेचैन था। घर पहुंचते ही रीता फिर तैयार बैठी थी। रीता, सुनिए, पैसे का क्या हुआ? रविवार आने वाला है। रीता, आज आधी पानीपुरी भी नहीं बिकी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मैंने अपनी सहेलियों से वादा किया है। जाकर बैठ गया। आसमान में बादल और गहरे हो चुके थे। उसी समय दूर कहीं फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। राजू ने सिर उठाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन शाम तेज आंधी चल रही थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बाजार लगभग खाली था। राजू अपना ठेला समेट ही रहा था कि उसने देखा एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। उम्र सिर्फ 7 या 8 साल। पुराने कपड़े, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसकी आंखें सामान्य बच्चों जैसी नहीं थी, बहुत गहरी, बहुत शांत, जैसे सब कुछ जानती हो। रहस्यमयी बच्ची। भैया, बहुत भूख लगी है, एक पानी पूरी मिल जाएगी? राजू मुस्कुराया। फिर एक एक करके 7 खस्ता पानी पूरियां बनाई। हर पूरी में उसने भरपूर आलू, मीठा पानी और थोड़ा सा प्यार भी डाला। बच्ची मुस्कुराते हुए धीरे धीरे खाने लगी। रहस्यमयी बच्ची, भैया बहुत स्वादिष्ट है पानी पूरी। राजू कुछ पूछ पाता उससे पहले ही तेज हवा। आपका दिल बहुत साफ है, डरिए मत। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। आंखें बंद की और जब दोबारा देखा वहाँ कोई नहीं था। न बच्ची, न उसके पैरों के निशान, सिर्फ खाली सड़क और हवा में गूंजती पायल की हल्की सी छनछनाहट। राजू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार लगा ये कहानी केवल अफवाह नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। के बाद राजू पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गया। आंगन में रखे बड़े तसले में उसने आटा गूंधा। धीरे धीरे खस्ता पूरियां बेली। उबलते आलूओं में मसाले मिलाए, पुदीने का पानी तैयार किया। उसका शरीर काम कर रहा था, लेकिन मन बार बार उसी रहस्य में उलझ जाता। शाम तक उसका ठेला फिर चौराहे पर सज चुका था। गर्मा गर्म खस्ता पूरियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी, लेकिन भीड़ पहले जैसी नहीं थी। लोग जल्दी आते, जल्दी खाते और बिना रुके घर लौट जाते। प्रताप की बात सुनकर कुछ पल के गांव में डर जितना बढ़ रहा है उतना ही लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। लिए सब शांत हो गए। राजू ने बिना कुछ बोले एक और पानी पूरी बनाई। उसमें आलू भरा, मीठा पानी डाला और सामने खड़े बच्चे को मुस्कुरा कर दे दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान चल रहा था। राजू ने पायल की बात ध्यान से हर अफवाह के पीछे कोई न कोई वजह होती है। सिर्फ डरते रहने से सच नहीं मिलेगा। सुनी। उसे पहली बार लगा शायद सच जानने के लिए किसी को आगे बढ़ना ही होगा। उसने उसी समय मन ही मन एक निर्णय ले लिया। काली बावड़ी के पास दिखाई दिए उन अनजान लोगों को देखने के बाद राजू के मन का संदेह अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था गांव में फैला डर किसी भूत का नहीं, बल्कि कुछ लोगों की चाल का हिस्सा है। लेकिन बिना पूरे सबूत के वो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो शांत मन से अपने घर लौट आया। शाम ढल चुकी थी। घर के आंगन में मिट्टी का छोटा दीपक जल रहा था। रसोई से ताजी रोटियों और दाल की खुशबू आ रही थी। कई दिनों बाद घर का वातावरण शांत दिखाई दे रहा था। राजू ने दरवाजा खोला तो देखा कि रीता चुपचाप उसके लिए खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर आज पहले जैसा गुस्सा नहीं था। सुनिए जी, खाना खाने के लिए बैठ जाइए। मैंने कभी तुम्हारी तकलीफ को
समझने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती रही। राजू कुछ पल के लिए हैरान रह गया। कई दिनों बाद रीता ने पहली बार राजू को इतनी अपनापन भरी आवाज में उससे बात की थी। वो बिना कुछ बोले हाथ धोकर आंगन में बैठ गया। रीता ने अपने हाथों से उसके सामने खाना रखा। राजू जैसे ही खाना खाने लगा, रीता उसकी तरफ देखती रही। आज उसने पहली बार राजू की थकी हुई आंखों को ध्यान से देखा। हथेलियों पर पड़े कठोर छाले, धूप से झुलसा चेहरा और लगातार मेहनत से झुके हुए कंधे। उसे एहसास होने लगा कि जिन पैसों को वो आसानी से खर्च कर देती थी, उनके पीछे राजू की कितनी मेहनत छिपी थी। खाना कैसे बना है जी? बहुत अच्छा है रीटा। घर तब चलता है जब हम एक दूसरे का साथ दे। बस इतना ही चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पैसों को लेकर बहुत परेशान किया। मैं आपके प्रेम और स्नेह को समझ नहीं पाई, लेकिन आपने कभी भी मुझे मना नहीं किया। आपके इस निस्वार्थ प्रेम और धैर्य के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। इतनी चिंता क्यों कर रही हो? राजू की ये बात सीधे रीता के दिल में उतर गई। उसे अपनी हर जिद याद आने लगी। महंगे ब्यूटी पार्लर, नई साड़ियां, अनावश्यक खर्च और दूसरी तरफ राजू की दिन रात की मेहनत। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रीता धीरे धीरे उठी। वो अंदर कमरे में गई और अपनी अलमारी से एक छोटा डिब्बा लेकर आई। उसने डिब्बा राजू के सामने रख दिया। उसमें उसके कुछ गहने और कई महंगे सौंदर्य प्रसाधन रखे थे। हे लो जी, इनकी मुझे अब जरूरत नहीं। अगर कभी मुश्किल आए तो इन्हें बेच देना, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिद चुका दो। राजू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से वो डिब्बा बंद किया और वापस रीता की ओर बढ़ा दिया। राजू, ये बेचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साथ मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। रीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार महंगे उपहारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह करने में होता है। उस रात दोनों ने बैठकर बहुत देर तक बातें की। उन्होंने तय किया कि अब घर का हर खर्च सोच समझ कर होगा और अगर जरूरत पड़ी तो रीता भी राजू के काम में हाथ बटाएगी। अगली सुबह रीता राजू से पहले उठ गई। उसने आटा गूंथा, आलू उबाले और पानी पूरी के लिए मसाले तैयार करने में राजू की मदद की। राजू उसे हैरानी से देख रहा था। रीता मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपना काम करती रही। उसे समझ आ चुका था कि पति की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदार पत्नी होती है। रीता, हाथ से यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का काम है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। राजू के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई, लेकिन उसके मन में काली बावड़ी का रहस्य अभी भी अधूरा था। उसे पता था अब समय आ गया है कि वो सरपंच प्रताप और पायल से सब कुछ साझा करे। सच्चाई अब ज्यादा दिन छिपी रहने वाली नहीं थी। अगली सुबह राजू सीधे सरपंच प्रताप के घर पहुंचा। उसने पिछले 2 दिनों ने देखी हर बात बिना कुछ बढ़ाए शांत मन से उन्हें बता दी। प्रताप ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत पायल को भी बुलवा लिया। कुछ ही देर में तीनों एक साथ बैठे थे। गांव में फैला डर से ज्यादा उन्हें अब उस सच्चाई की चिंता थी। अगर तुम्हारी बात सही है तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले पूरा सच जानेंगे, फिर पूरे गांव को बताएंगे, जो अब तक सबकी नजरों से छिपी हुई थी। तीनों ने उसी शाम एक छोटी सी योजना बनाई। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई। रात होने का इंतजार किया गया, लेकिन इस बार डरने के लिए नहीं, सच्चाई देखने के लिए। रात लगभग 9 बजे राजू, प्रताप और पायल दूर से पुराने खंडहर की ओर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद वही 3 आदमी फिर वहां पहुंचे। इस बार उनके साथ 2 और लोग भी थे। वे बैलगाड़ी में कई बोरे भर के लाए थे, कुछ अनाज और चोरी का सामान। सब उसी खंडहर में छिपाया जा रहा था। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। गांव में फैला डर सिर्फ लोगों को रात में घरों के अंदर रखने के लिए फैलाया गया था, ताकि कोई भी उस रास्ते से न गुजरे। प्रताप ने पहले ही नजदीकी पुलिस चौकी को सूचना दे दी थी। कुछ ही देर में पुलिस की जीप बिना शोर किए गांव के बाहर पहुंची। चारों तरफ से खंडहर को घेर लिया गया। अचानक टॉर्चों की रोशनी चमकी। पुलिस ने सभी लोगों को वहीं रोक लिया। कुछ ही मिनटों में सभी अपराधी पकड़ लिए गए। उनके पास से चोरी का सामान, गायब हुए जानवर और कई गांवों से लूटा गया माल बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने सब सच स्वीकार कर लिया। लोगों को डराने के लिए वे रात में सफेद कपड़े पहनते, दूर से आवाजें निकालते और अफवाहें फैलाते थे। उन्हें पता था डरा हुआ इन सवाल नहीं पूछता। डर से नहीं,
सच से ताकत मिलती है। अगली सुबह पूरा रतनपुर फिर से पहले जैसा दिखाई दे रहा था। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, किसान मुस्कुराते हुए खेतों की ओर जा रहे थे, महिलाएं निश्चिंत होकर मंदिर जा रही थीं और सबसे ज्यादा भीड़ तो राजू के खस्ता पानीपुरी के ठेले पर थी। आज लोग सिर्फ पानीपुरी खाने नहीं आए थे, वे उस इंसान का धन्यवाद करने आए थे जिसने बिना शोर मचाए अपने साहस और समझदारी से पूरे गांव का डर दूर कर दिया था। रीता भी आज ठेले पर राजू का हाथ बटा रही थी। वो मुस्कुराकर ग्राहकों को पानीपुरी परोस रही थी। उसने अपने महंगे शौक छोड़ दिए थे। अब उसे समझ आ चुका था कि पति की कमाई सिर्फ पैसे नहीं होती, उसमें उसका समय, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसके परिवार के सपने जुड़े होते हैं। दोनों ने मिलकर ठेले को और बेहतर बनाया। कुछ ही महीनों में वो छोटा सा ठेला एक सुंदर राजू खस्ता पानीपुरी एवं चाट कॉर्नर बन गया। रीता ने अपने हाथों से बनाई हुई मीठी चटनी और मसाला तैयार करना शुरू किया। उनकी मेहनत अब पूरे इलाके में पहचान बनने लगी। अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोहन अब फिर पहले की तरह हंसने लगा था। पायल बच्चों को यही सिखाती थी कि किसी भी अफवाह पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रताप गांव की हर बैठक में एक बात जरूर कहते कि साहस और समझदारी किसी भी डर से बड़ी होती है। मुक्ता माई मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वालों को आशीर्वाद देती और मुस्कुराकर कहती, डर नहीं, विश्वास रखो। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में हर डर भूत या अंधविश्वास की वजह से नहीं होता। कई बार डर के पीछे किसी इंसान का लालच छिपा होता है और परिवार की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं बल्कि एक दूसरे का विश्वास, समझ और साथ होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं तो छोटी सी मेहनत भी बड़ी सफलता बन जाती है।